नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे, अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में, जो ईओआरओ भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम एक नया अध्याय इसमें शुरू करने वाले हैं। हमने अब तक 4 अध्यायों को देख लिया है, 5वां अध्याय आज हम प्रारंभ करने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ आपने पुरानी वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपको क्लासें देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 5 के साथ। नगरपालिका अधिनियम 2009। नगरपालिका अधिनियम 2009 जिसकी शुरुआत 11 सितंबर 2009 को होती है। हम इसके कुछ अध्यायों को देख चुके हैं। नया अध्याय आज प्रारंभ करने वाले हैं, अध्याय 5। अध्याय 5 जिसका टाइटल है नगरपालिका वित्त एवं निधि। नगरपालिका वित्त एवं निधि। नगरपालिका फंड जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर हमें धाराएं देखनी है, धारा 76 से लेकर के धारा 89 तक। धारा 76 से धारा 89 तक इतनी धाराएं हमें इस अध्याय में देखनी है। अध्याय 5वां नगरपालिका वित्त एवं निधि, धारा 76 से धारा 89 हम उसमें देखनी है। तो शुरू करते हैं पहली धारा से, धारा 76 से। धारा 76 धारा 76 जिसका टाइटल है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग। धारा 76 राज्य वित्त आयोग से संबंधित है। इसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसके अंदर लिखा गया है कि राज्य की जो भी संस्थाएं हैं, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, उनकी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है राजस्थान की या राज्य स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। अब तक राज्य में कुल 6 वित्त आयोग बन चुके हैं। सबसे पहला जो वित्त आयोग राजस्थान में बना था वो 1995 में बना था। तो 1995 से लेकर के अब तक राज्य में कुल 6 वित्त आयोग बन चुके हैं। 6वां वित्त आयोग अभी कार्यरत है। तो ये हमने देखी राज्य वित्त आयोग के बारे में। धारा 76 में लिखा गया है कि राज्य की स्थानीय संस्थाओं की वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ये इसमें लिखा गया है धारा 76 में। आशा करता हूं आपने इसको लिख लिया होगा और इसका स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 77 के बारे में। धारा 77 धारा 77 में केवल टाइटल यदि आपको याद हो जाता है तो इसका आपके लिए बेहतर होगा। टाइटल है राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन। इसका क्रियान्वयन कौन करेगा? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वयन कौन करेगा? तो ये जो क्रियान्वयन किया जाता है राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। राज्य विधानमंडल द्वारा। राजस्थान में केवल विधानसभा है, विधान परिषद का गठन नहीं किया गया।
तो राज्य में केवल इसका जो क्रियान्वयन करेगा कौन करेगा, तो राज्य का राज्य विधानसभा, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का क्रियान्वयन करेगी। ये बात इसमें आपको ध्यान में रखनी है। धारा 70 में आपको केवल इतना ही याद रखना है कि राज्य में वित्त आयोग की जो सिफारिशें हैं उसका क्रियान्वयन कौन करेगा, तो राज्य विधानमंडल करेगा। राज्य विधानमंडल में दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। राजस्थान में विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, तो केवल कौन है, तो विधानसभा। अब देखेंगे आगे धारा 78। धारा 78 का टाइटल है राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। ये वित्तीय सहायता हमें किस प्रकार से मिलेगी, किन किन रूपों में मिलेगी, उसके बारे में इस धारा में मेंशन किया गया है। धारा 78 में लिखा गया राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता हमें मिल सकती है तो अनुदान के रूप में, या किसी वार्षिक योजना के क्रियान्वयन के लिए, या किसी स्कीम के क्रियान्वयन के लिए। तो किस रूप में मिल सकती है, तो किसी ग्रांट के रूप में या अनुदान के रूप में, या किसी राज्य सरकार द्वारा कोई भी स्कीम चलाई गई है, उस स्कीम के द्वारा हमें उस स्कीम को क्रियान्वयन, इस नगर पालिका क्षेत्र में उस स्कीम का क्रियान्वयन करने के लिए हमें वित्त चाहिए, और वित्त हमें कौन देगी, तो राज्य सरकार देगी। स्कीम के क्रियान्वयन हेतु और हमें दे सकती है किसी वार्षिक योजना के लिए, वार्षिक योजना हेतु। यदि किसी राज्य सरकार द्वारा कोई वार्षिक योजना चलाई गई है जो इस नगर पालिका क्षेत्र में होने वाली है, उसके लिए जो भी वित्तीय सहायता कौन करेगा, तो राज्य सरकार यहाँ पे करेगी। यह है कि नगर पालिका को राज्य सरकार से वित्तीय सहायता किस रूप में उपलब्ध होगी, उसके बारे में धारा 78 में लिखा गया है। 3 बातें यहाँ पे लिखी गई है, आपको इनको याद रखना है, और इसका स्क्रीनशॉट यदि आपने ले लिया हो तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 79 को। धारा 79। धारा 79 में लिखा गया है नगर पालिका की निधि के बारे में। पूछा जाएगा नगर पालिका निधि का उल्लेख किया गया है। यदि पूछा जाए अध्याय तो अध्याय 5 रहेगा, धारा पूछी जाए तो धारा 79 रहेगी। नगर पालिका निधि, नगर पालिका निधि कौन सी धारा में उल्लेखित है, तो अध्याय 5 की धारा 79 में उल्लेखित है। और अध्याय पूछा जाए कौन से अध्याय में नगर पालिका निधि का उल्लेख किया गया, तो अध्याय 5 में। अध्याय 5 की धाराएं पूछे तो धारा 76 से लेकर के धारा 89 तक। फिर देखते हैं धारा 80 को। धारा 80 यहाँ पे लिखा गया नगर पालिका निधि, धारा 79 में 80 में लिखा गया है नगर पालिका निधि का उपयोग कैसे होगा। नगर पालिका निधि का उपयोग, नगर पालिका निधि का उपयोग कैसे होगा। नगर पालिका निधि का उपयोग तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उसका बजट में प्रावधान नहीं है। तो ये बातें इसमें लिखी गई है। धारा 80 में लिखा गया नगर पालिका निधि का उपयोग कहां कहां कर सकते हैं, बड़ी सारी लिस्ट है, उसके बारे में आप वहां से एक्ट में देख सकते हैं, जिसकी पीडीएफ आपको द्रोणा पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फिर देखते हैं धारा 81। धारा 81 में लिखा गया नगर पालिका निधि का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक बजट में इसका प्रावधान नहीं किया गया हो। नगर पालिका निधि का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक इसके लिए
बजट अनुदान प्रावधान नहीं, बजट अनुदान प्रावधान नहीं किया गया हो, नहीं किया गया। इसका सीधा सा तात्पर्य यही है कि नगरपालिका निधि का उपयोग तब किया जा सकता है जब बजट प्रावधान किया गया हो, बजट में अनुदान का प्रावधान यहाँ पे किया गया हो, तभी हम इस नगरपालिका निधि का उपयोग कर सकते हैं। उससे पहले इसका उपयोग हम नहीं कर सकते। ये बात लिखी है धारा 81 में। तो आशा करता हूं ये 3 धाराएं आप एक साथ याद रख सकते हो। धारा 79 में नगरपालिका निधि के बारे में चर्चा है। धारा 80 में नगरपालिका निधि का उपयोग कहां कहां किया जा सकता है। धारा 81 में लिखा गया नगरपालिका निधि का उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक बजट अनुदान प्रावधान नहीं किया गया हो। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या इसको लिख लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 82 को। धारा 82 में लिखा है यदि तत्काल रूप में किसी रूप में हमें तत्काल के लिए या लोकहित के लिए यदि अभी बजट हमें चाहिए, अभी वे पैसा खर्च करना हो तो किस प्रकार से हम कर सकेंगे, उसके बारे में लिखा गया है धारा 82। इसमें लिखा गया है कि लोकहित में तत्काल रूप से अगर व्यय करना हो तो किस प्रकार से किया जाएगा। लोकहित में तत्काल व्यय करने हेतु राज्य सरकार के लिखित आदेशानुसार पैसा खर्च किया जा सकता है, पैसा खर्च किया जा सकता है। यदि लोकहित में तत्काल व्यय करना हो तो राज्य सरकार का लिखित आदेश हमें चाहिए। राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा, वो भी किस रूप में, लिखित रूप में हमें करना पड़ेगा, अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। आदेश यदि राज्य सरकार हमें देती है तो हम लोकहित में किसी तत्काल व्यय के लिए पैसा खर्च कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। ये हुई बात धारा 82 की। इसका यदि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो तो बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं धारा 83। धारा 83। धारा 83 में लिखा गया है कि नगरपालिका द्वारा सीमाओं के बाहर यदि व्यय करना पड़े तो उसके लिए क्या प्रावधान है। नगरपालिका की सीमाओं से बाहर व्यय करने हेतु यदि हमें नगरपालिका की सीमा से बाहर किसी प्रकार का कोई व्यय खर्च करना है या किसी चीज को बाहर यदि हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं, कोई भौतिक संपत्ति अवधि अगर हम खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस प्रकार की प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा, उसका उल्लेख किया गया धारा 83 में। पहले तो इसमें यह करना पड़ेगा कि राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही हम नगरपालिका की सीमाओं से बाहर पैसा खर्च कर सकते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा, राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद, राज्य सरकार के अनुमोदन के बाद ही हम नगरपालिका की सीमाओं से बाहर पैसा खर्च कर सकते हैं। और पैसा करेंगे कहां पर, तो भौतिक संपत्तियों के रख रखाव हेतु के बाद भौतिक संपत्तियों के रख रखाव हेतु। तो यदि किसी नगरपालिका क्षेत्र से बाहर जैसे ये नगरपालिका का क्षेत्र है और इसके बाहर यदि हमारी कोई प्रकार की भौतिक संपत्ति है, उसका रख रखाव करना है, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना पड़ेगा। राज्य सरकार का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा कहां से आता है, राजस्थान की विधानसभा से। विधानसभा से यदि हम
अनुमोदन प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद हम इस नगर पालिका क्षेत्र के बाहर की जो हमारी भौतिक जो भी संपदा है उसके ऊपर हम पैसा खर्च कर सकते हैं। ये बात है धारा 83 की। धारा 83 में लिखा है नगर पालिका की सीमाओं से बाहर यदि पैसा खर्च करना हो तो किस प्रकार की स्थिति पैदा होती है। अब देखेंगे धारा 84 के बारे में। इसमें लिखा गया है कि जिस विशेष प्रयोजन हेतु नगर पालिका निधि का कहीं और व्यय करना पड़े तो। धारा 84 विशेष प्रयोजन हेतु नगर पालिका निधि का अनन्य प्रयोग का मतलब कोई और विशेष प्रयोजन है जिसके लिए भी हमें नगर पालिका निधि का प्रयोग करना है तो किस प्रकार से किया जाएगा। तो यदि राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश आ जाए तो उसके बाद वो कहे कि हमें इस प्रयोजन के लिए अलग से पैसा खर्च करना है तो हम इसमें पैसा अलग से खर्च कर सकते हैं। तो राजस्थान सरकार के किसी विशेष प्रयोजन हेतु वो भी इस अधिनियम के संगत रहे, इस अधिनियम के अधीन रहते हुए हम कहीं और पैसा खर्च कर सकते हैं। राज्य सरकार के विशेष प्रयोजन हेतु इस अधिनियम के अधीन करों एवं जुर्मानों का यदि संदाय करना है उसके लिए हम पैसा यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। राज्य सरकार के विशेष प्रयोजन हेतु इस अधिनियम के अधीन दिए गए करों एवं जुर्मानों के संदाय हेतु राज्य सरकार के विशेष प्रयोजन के तहत हम अन्य प्रयोग में इस धन को ला सकते हैं। धारा 84 में ये बात लिखी गई है। अब देखते हैं धारा 85 के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट यदि ले लिया हो, बढ़ते हैं आगे। धारा 85 को देखते हैं। धारा 85 में लिखा है लेखाओं का प्रचालन। पूछा जाएगा लेखाओं का प्रचालन कौन सी धारा में उल्लेखित है, तो धारा 85 में उल्लेखित है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन लेखा प्रचालन किया जा सकता है, यानी कि जो भी लेखा जोखा जो रखना है वो राज्य सरकार के बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए हम उस लेखाओं का प्रचालन कर सकेंगे। राज्य सरकार के अधीन बनाए गए या राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन लेखा प्रचालन। धारा 85 में लेखाओं का प्रचालन किस प्रकार से होगा, यानी कि जो भी लेखा जोखा जो कर रखा है उसका किस प्रकार से क्रियान्वयन किया जाएगा। तो राज्य सरकार के जो भी नियम बनाए गए हैं उन नियमों के अधीन हम लेखा प्रचालन कर सकेंगे। ये है धारा 85 में। अब देखते हैं धारा 86 के बारे में। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं धारा 86। धारा 86 में लिखा है गया है अधिशेष धन का विनिधान। अधिशेष धन का विनिधान। अधिशेष का मतलब होता है एक्स्ट्रा। जैसे हमें बजट प्राप्त हुआ 100 रुपए, उसमें से हमारे पूरे वर्ष के बाद हमने देखा कि 90 रुपए हमारे खर्च हो चुके हैं, 10 रुपए हमारे पास अभी भी क्या है बच रहे हैं।
तो जो 10 रुपए है वो क्या कहलाएगा, वो अधिशेष धन कहलाएगा, अधिशेष धन कहलाएगा। अब इस धारा में धारा 86 में लिखा गया है ये जो 10 रुपए बच गया, यानी कि ये जो अधिशेष धन बच गया इसका अब क्या करना होगा, तो ये बात इसके अंदर लिखी गई है। तो अब इसका क्या करेंगे, जो धन अपने पास बच गया उसको क्या करेंगे, किसी अन्य खातों में इसका अंतरण कर देंगे, अंतरण या स्थानांतरण, या इसका अन्य खातों में जमा करा दिया जाएगा, अन्य खातों में जमा करा दिए जाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे होगी। जो 10 रुपए हमारे पास बच गए उसका अब क्या करेंगे, खातों में वापस क्या करेंगे, जमा कर देंगे। अब देखो इसमें क्या, जो भी अधिशेष धन हमारे पास जो बच गया उस अधिशेष धन को अन्य खातों में अंतरित कर दिया जाएगा। अधिशेष धन को अन्य खातों में अंतरित कर दिया जाएगा। धारा 86 बताती है अधिशेष धन का विनिधान किस प्रकार से होगा। अधिशेष धन आप समझ गए होंगे, जो भी एक्स्ट्रा धन हमारे पास बच गया उसे कहेंगे अधिशेष धन, और उस अधिशेष धन का विनिधान करेंगे कैसे, अन्य खातों में उसको जमा करा दिया जाएगा। अब देखते हैं धारा 87 के बारे में। ये धारा जो 87 है जो हम पढ़ने वाले हैं, ये नगर पालिका अधिकारी को एक विशेष शक्ति प्रदान करती है, एक विशेष शक्ति प्रदान करती है। क्या शक्ति है वो देखेंगे धारा 87। धारा 87 में लिखा है नगर पालिका का बजट तैयार करना, नगर पालिका का बजट तैयार करना। अब इसके बाद 87 के बाद हम जो धाराएं पढ़ेंगे 87, 88 और 89 की धारा जो पढ़ रहे हैं वो नगर पालिका के बजट के बारे में है। और ये जो धारा है धारा 87 ये नगर पालिका अधिकारी को, यानी कि जब आप ईओ बनोगे, अधिशासी अधिकारी बनोगे, तो ये आपकी एक विशेष शक्ति रहने वाली है धारा 87 की। इसमें लिखा गया है कि जो नगर पालिका अधिकारी होगा वो अपने नगर पालिका के लिए आगामी वर्ष हेतु बजट तैयार कर सकता है। तो ये सबसे बड़ी शक्ति है आपके पास कि आप एक बजट तैयार कर सकते हो अपने नगर पालिका के लिए। इसमें लिखा है मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसे शॉर्ट में सीएमओ भी कहते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर भी कहते हैं। ये जो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर है नगर पालिका अधिकारी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु, आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट तैयार, बजट प्राकलन तैयार किया जाएगा, बजट प्राकलन तैयार किया जाएगा, तैयार किया जाएगा। और ये किया कब तक जाएगा, तो 15 जनवरी से पहले पहले, प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से पहले मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट प्राकलन तैयार किया जाएगा। 15 जनवरी से पहले पहले ये तैयार किया जाएगा और इसका अनुमोदन प्राकलन समिति द्वारा किया जाएगा। इसका अनुमोदन प्राकलन वित्त समिति द्वारा, वित्त समिति द्वारा किया जाएगा, किया जाएगा। ये बात आप ध्यान में रख लेना। धारा 87 नगर पालिका अधिकारी को विशेष शक्ति उपलब्ध करवाती है नगर पालिका का बजट तैयार करना। ये जो बजट तैयार करेंगे कौन करेंगे, नगर पालिका अधिकारी। कब करेंगे, तो 15 जनवरी से पहले पहले किया जाएगा। उसके बाद इसका अनुमोदन कौन करेगा, प्राकलन वित्त समिति के द्वारा किया जाएगा। फिर इस बजट को प्रस्तुत किया जाएगा। ये आपने लिख लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं बजट प्रस्तुत कब किया जाएगा। बजट प्रस्तुतिकरण,
बजट प्रस्तुतिकर। नगर पालिका अधिकारी बजट तैयार करके नगर प्राक्कलन समिति को देगा। प्राक्कलन समिति यदि इसका अपना अनुमोदन दे देती है, उसके बाद इस बजट को जो नगर पालिका अध्यक्ष है उसके समक्ष रखा जाता है। तो नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष 31 जनवरी तक, 31 जनवरी से पहले प्रस्तुत किया जाएगा। 31 जनवरी से पहले बजट प्रस्तुत किया जाएगा नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष। ये बात लिखी है धारा 87 में। बजट तैयार कौन करता है? तो नगर पालिका अधिकारी करता है। उसका अनुमोदन कौन करेगा? तो प्राक्कलन वित्त समिति करेगी। और फिर उसको समक्ष किसके समक्ष रखा जाएगा? तो नगर पालिका अध्यक्ष के समक्ष। कब रखा जाएगा? तो 31 जनवरी से पहले 15 जनवरी से पहले बजट तैयार होगा। उसके बाद उसका अनुमोदन किया जाएगा किसके द्वारा? प्राक्कलन वित्त समिति के द्वारा। देखो जैसे 15 जनवरी से पहले तो बजट तैयार हुआ, किया किसने था? तो सीएमओ ने। फिर इस बजट पर क्या होगा? अनुमोदन। और ये अनुमोदन देगा कौन? तो प्राक्कलन वित्त समिति। प्राक्कलन वित्त समिति। और इस प्राक्कलन वित्त समिति द्वारा इस बजट को रखा कहां पे जाएगा? तो अध्यक्ष के पास, नगर पालिका अध्यक्ष के पास। कब रखा जाएगा? तो 31 जनवरी से पहले 31 जनवरी तक इस बजट प्राक्कलन को अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। उसके बाद अध्यक्ष देखेगा कि इसको पारित करना है कि नहीं करना। यदि नगर पालिका इसको पारित कर देती है तो उसके बाद ये जो 15 फरवरी तक इस बजट को पारित करना है या नहीं करना, वो सारा काम किसका रहेगा? अध्यक्ष का रहेगा। तो ये बातें हुई धारा 86 के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आशा करता हूं बात आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं धारा 88 के बारे में। अब बजट तैयार हो चुका है, अध्यक्ष के सामने आ चुका है। अब नगर पालिका बजट प्राक्कलन है उसको मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके बाद है धारा 88 में। बजट प्राक्कलन को मंजूरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। नगर पालिका बजट प्राक्कलन को मंजूरी 15 फरवरी से पहले नगर पालिका इस बजट प्राक्कलन को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, यह सारा काम किसका रहेगा? नगर पालिका का रहेगा। 15 फरवरी तक नगर पालिका इस बजट प्राक्कलन को स्वीकार करे, स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। यदि स्वीकार कर लिया तो यह बजट आगे, फिर इस बजट को आगे पारित कर दिया जाएगा। और यदि नहीं किया है तो दोबारा बजट प्राक्कलन तैयार किया जाएगा। ये सारी की सारी बात इसके अंदर है। और यदि ये स्वीकार कर लिया जाता है तो इसकी एक प्रति निदेशक स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी। निदेशक स्थानीय निकाय को भेजी जाएगी। यदि आपको याद है तो हमने पहले भी एक धारा देखी थी, धारा 74। धारा 74 में हमने निदेशक स्थानीय निकाय का नाम सुना था। निदेशक स्थानीय निकाय का नाम सुना था। उसमें हमने देखा था कि नगर पालिका का जो मानचित्र है, जो भौतिक संपदाओं का जो मानचित्र है, उस मानचित्र को तैयार करने के बाद कहां भेजा जाएगा? तो उसको निदेशक स्थानीय निकाय के पास भेजा जाता है धारा 74 के तहत। और बात है धारा
88 की, तो धारा 88 में ये जो बजट जो स्वीकार कर लिया गया है या नहीं स्वीकार किया गया, यदि स्वीकार कर लिया गया है तो इसकी एक प्रति किसके पास भेजी जाएगी? निदेशक स्थानीय निकाय के बारे में। तो हमने निदेशक स्थानीय निकाय का जो नाम है दो धाराओं में देखा, धारा 74 में देखा और धारा 88 में देखा। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हो और याद कर सकते हो। अब देखेंगे धारा 89 के बारे में। इस अध्याय की अंतिम धारा, धारा 89। ये जो तीन धाराएं अभी हमने देखी कौन कौन सी? तो धारा 87, धारा 88 और धारा 89 हम देखने वाले। इसमें जो लिखा गया बजट तैयार करना, बजट तैयार करना, इसमें है बजट को मंजूरी, बजट को मंजूरी। और फिर अब जो हम देखेंगे इसमें लिखा गया है इसमें परिवर्तन किस प्रकार से किया जाएगा, यानी कि परिवर्तन, किसमें परिवर्तन? तो इस बजट में परिवर्तन करना। तो ये तीन धाराएं आप एक साथ में याद रख सकते हो, 87, 88 और 89। अब देखते हैं धारा 89 के बारे में। धारा 89, अध्याय 5 की अंतिम धारा है धारा 89। इसमें लिखा गया बजट अनुदान में परिवर्तन करना या बजट अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति, बजट अनुदान को परिवर्तित करने की शक्ति। बजट अनुदान को परिवर्तन करने की शक्ति। नगरपालिका किसी भी वित्तीय वर्ष के दौरान नगरपालिका बजट को कम या ज्यादा कर सकती है, उसमें कोई भी परिवर्तन कर सकती है। नगरपालिका किसी भी वित्तीय वर्ष में या नगरपालिका वित्तीय वर्ष के दौरान, किसी भी का मतलब जो भी चल रहा है वित्तीय वर्ष उसी वर्ष में, तो नगरपालिका वित्तीय वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष के दौरान, और वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा जो वित्तीय वर्ष रहता है। नगरपालिका वित्तीय वर्ष के दौरान बजट अनुदान को घटा सकती है, बढ़ा सकती है अथवा परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखी धारा 89। नगरपालिका वित्तीय वर्ष के दौरान बजट अनुदान को कम या ज्यादा कर सकती है, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकती है। यह है धारा 89। आज हमने देखी धारा 76 से धारा 89 तक। अध्याय हमने 5 देखा नगरपालिका वित्त निधि के बारे में। तो आज ये अध्याय हमारा पूरा हुआ है। कल नेक्स्ट क्लास में हम देखें अध्याय 6 के बारे में। अध्याय 6 जिसमें लिखा लेखा परीक्षा, लेकिन जो अध्याय 6 है हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम इस अध्याय को नहीं पढ़ेंगे। अगले सेशन में हम देखेंगे अध्याय 7 के बारे में, और जिसमें लिखा गया है नगरपालिका का राजस्व। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अध्याय 7 को, जिसमें राजस्व के बारे में पढ़ेंगे। धारा 101 से लेकर धारा 140 तक देखेंगे। तो आशा करता हूं आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।